Welcome to the podcast again, and it is something excited we got after the first podcast. The curiosity which I got is कि actual में manufacturing में क्या हम consult करते हैं? आपने एक बार बात कर ली, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया और आपने छोड़ दिया, ये हो नहीं सकता. We and our audience want to know that what are the processes and how QBA system works. So before we talk about the process, let's actually understand कि problems क्या आते हैं. बेसिकली प्रॉब्लम स्टार्ट में आता है कि जब एक मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रही है तब से ही आ जाता हर है फंक्शन में अलग अलग लोग आ जाते हैं, तो हर कोई साइलोज में काम लीड करता है. मैनेजमेंट भी काफी मेसी होता है. आप अगर ग्रोसरी स्टोर में जाओ और अचार की बात करते हैं, आप बोलो कि मेरे को प्रवीण का अचार चाहिए आम का, वो नहीं है ना, तो ये नहीं बोलेगा नहीं है. वो आपको क्या बताते हैं, मेरे पास बेड़ेकर का है, चलेगा. तो एक इंसान जो शुरू करता है कंपनी, उसको सब पता होता है कैसे. ये केओस हो जाता है कि किसे करना क्या है. दैट इज द बिगेस्ट इशू. Good afternoon, Charan ma'am. Good afternoon. Welcome to the podcast again, and it is something excited we got after the first podcast. ठीक है, जो हमने किया उस पर काफी डीप डाउन उन्होंने बातें की about the business, about the how QBS work, how our system works. But the curiosity which I got is कि actual में manufacturing में क्या हम consult करते हैं? What we do, what are the processes, X, Y, Z, and right now I have n number of lists and questions with you. So now in this podcast, or we can say in this episode, we and our audience want to know that what are the processes and how QBA system works. Okay, so तो हमने ये थीम डिसाइड किया कि थीम विल बी सॉल्विंग मैन्युफैक्चरिंग कियोस्क फ्रॉम लीड टू डिस्पैच. So first, I want to understand, is there any terminology or process in when you are consulting? Is there any other process देता है कि पहले ये या multiple scenarios उसमें होते हैं? So before we talk about the process, let's actually understand कि problems क्या होते हैं. जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होते हैं वहाँ पे मेजर प्रॉब्लम्स जो लोग फेस करते हैं ना, उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम ही लीड मैनेजमेंट होता है. कि काम आने के बाद लीड रजिस्टर होती है, वहां से शुरू हो जाता है पहला प्रॉब्लम. और लीड मैनेजमेंट के बाद आता है प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्ट्स. उसके बाद आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट. उसके बाद आता है बिलिंग डिस्पैच. फिर आता है इंटरनल डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आती है टेक्नोलॉजी, और फिर लास्ट में आता है रिपोर्टिंग्स डैशबोर्ड, मतलब MIS. सो ये जो पूरा सारे प्रॉब्लम्स की लिस्ट है, यहीं से शुरुआत होती है काम करने की हमारी. What is the main important process हर जगह पे? इंपॉर्टेंट प्रोसेस तो लाइक आई सेड कि फ्लो होता है. सो लीड मैनेजमेंट से लेके रिपोर्टिंग डैशबोर्ड्स तक का प्रॉब्लम्स, इन्हीं बीच में लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस इंडस्ट्री हो. ये बेसिकली प्रॉब्लम स्टार्ट में आता है कि जब एक मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रही है तब से ही आ जाता है ये प्रॉब्लम. सो इट डिपेंड्स अगेन. कहीं कहीं लोगों को, बिकॉज एक वन मैन शो होता है इनिशियली जब स्टार्टअप होता है, तो वो सारा हैंडल कर लेता है. और जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती है तो प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं. फिर कभी कभी क्या होता है ना कि लीड मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वो एक इंसान जो शुरू करता है कंपनी, उसको सब पता होता है कैसे हैंडल करना है लीड. तो जैसे कंपनी बढ़ने लगती है, फिर कभी लीड में प्रॉब्लम आता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ते जाते हैं, फिर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन में इशू होने लगता है, फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इशू होने लगता है. सो धीरे धीरे इशू पाइल अप होते जाते हैं. जनरली इशू इसलिए पाइल अप होते हैं क्योंकि एक्चुअली राइटली मेंशन जब शुरुआत होती है तो एक पर्सन के कंट्रोल में सारे फंक्शंस होते हैं. जैसे आप ग्रो करते हो वैसे आप लोग लाना शुरू करते हो, लेकिन लोग आने के बाद उनकी क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको क्या करना है, डिपार्टमेंट लेवल का फंक्शनल जो KPIs होते हैं वो सेट नहीं होते. फिर ये केओस हो जाता है कि किसे करना क्या है, कौन किस चीज के लिए आंसरेबल है, अकाउंटेबल है. वो जब शुरुआत होती है ना, तो ऐसे होता है कि एक आध डिपार्टमेंट अच्छे से काम करता है, दूसरे डिपार्टमेंट में केओस होता है, और फिर धीरे धीरे जब हर फंक्शन में अलग अलग लोग आ जाते हैं तो हर कोई साइलोज में काम करता है. ऐसे नहीं कि कोई गलत काम कर रहा है, लेकिन वो काम में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता. और जब वो सिंक नहीं होता तो आपका जो बेस है, जो बुनियाद है आपके ऑर्गेनाइजेशन की, वो हिलना शुरू हो जाता बट जब जैसे कि मैम यू मेंशन, जैसे कि जैसे ग्रो हो जाता है तब जैसे मतलब धीरे धीरे जब ग्रो हो रहा है तब प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, तो लीड मैनेजमेंट भी काफ़ी मेसी होता होगा. है. यस. तो उसकी वजह से लाइक आई कैन से कि लॉस जो पहले नहीं हो रहा था वो लॉस कैटेगरी बढ़ गया, मतलब पोटेंशियल जितने भी कस्टमर्स भी थे एंड XYZ कुछ भी था, सो स्टार्ट लूजिंग इट. सो व्हाट विल बी द गुड सॉल्यूशन फॉर इट? तो आइडियली लीड मैनेजमेंट में होता कैसे है, इनिशियली जब सिंगल पर्सन कंपनी रहती है
उसका अपना एक तरीका होता है लीड मैनेजमेंट को हैंडल करने का। सो जो भी लीड्स आते हैं वो तो या तो अपनी डायरी में लिख के रखता है, व्हाट्सएप पे अपने खुद को ही टैग करके रखता है, वो टाइप की उसके मेथोडोलॉजी होती है। जैसे जैसे वो सेल्स टीम हायर करता है या एग्जीक्यूटिव्स आने लगते हैं, लीड मैनेजमेंट को अगर मैकेनिज्म ना हो तो आई हुई लीड रिकॉर्ड करने से प्रॉब्लम शुरू होते हैं कि उसे ढंग से रिकॉर्ड ही नहीं किया। आपके पास कोई इंक्वायरी आई, कोई कोल्ड कॉल आपने किया, इट्स नॉट अबाउट ओनली इंक्वायरी विच इज कमिंग टू यू। आपने भी कोल्ड कॉल किया तो वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में आना चाहिए। वो रिकॉर्डिंग अगर नहीं हुआ तो बेसिकली यू आर लूजिंग ट्रैक ऑफ हाउ मेनी कस्टमर्स यू आर अप्रोचिंग, पोटेंशियल कस्टमर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वो वहां से आपकी शुरुआत होती है, फिर उसको कैटेगराइजेशन करना, उसके साथ फॉलोअप करना, ये हर चीज हेवायर हो जाती है। सो लीड में देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यू आर लूजिंग मोस्ट ऑफ योर क्लाइंट्स, बिकॉज कोई भी लीड आप ले लो, आपको उसे नर्चर करना पड़ता है। आपको कम से कम 4 से 5 बार तो फॉलोअप करना ही है। आपने एक बार बात कर ली, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया और आपने छोड़ दिया, ये हो नहीं सकता। यू हैव टू कीप ऑन यू नो डूइंग द एक्टिविटी कंटिन्यूअसली। लीड क्वालिफिकेशन भी एक चीज होती है कि वो लीड आया, आपने रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन वो लीड आपके जो कैटेगरीज है, आपकी जो क्राइटेरियाज है, उसमें वो फिट हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं तो देन यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली। अगर उसको आपकी एक सर्विस नहीं चाहिए, कैन यू ऑफर हिम समथिंग एल्स, और कैन यू कीप हिम अपडेटेड अबाउट योर प्रोडक्ट्स इन फ्यूचर एज वेल। ये सारी चीजें लीड मैनेजमेंट में आती है, जो जनरली वहां पे लोग गलतियां करते हैं कि वो लोग रिकॉर्ड करना या तो भूल जाते हैं या उसके ऊपर एक्शन लेना इन फ्यूचर भूल जाते हैं या नहीं करते। दैट इज द बिगेस्ट इशू। कैन से लाइक इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में देयर इज अ दिक्कत, वहाँ पे दिक्कत हुई बिकॉज दे आर नॉट प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग समथिंग, दे आर जस्ट स्टार्टिंग विद इट एंड जस्ट आफ्टर जैसे एक पोटेंशियल थोड़ा सा भी ग्रोथ दिखता है देन द वर्क विल स्टार्ट गेट मेसिंग। राइट, क्योंकि होता कैसे है, आपके लीड मैनेजमेंट का, लीड क्वालिफिकेशन का अगर आपके पास एक सही प्रोसेस नहीं है, कौन क्या करेगा ये अगर डिसाइडेड नहीं है, लीड असाइनमेंट प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो ऐसे हो सकते हैं कि एक क्लाइंट के पीछे 3 लोग पड़े हैं और 3 क्लाइंट ऐसे ही छूटे। तो देर शुड बी अ मैकेनिज्म विच विल हेल्प यू रिकॉर्ड, असाइन एंड डू अ फॉलोअप विथ। उसके लिए आपके पास एक स्ट्रक्चर रहेगा। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन लीड मैनेजमेंट जनरल। विल बी दैट कॉमन मिस्टेक कि ये हमें अवॉइड ही करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमन मिस्टेक उसमें ये है कि लीड आने के बाद उसे कहीं पे नोट कर लेना, व्हाट्सएप पे एक दूसरे को भेजना, इंस्टेड ऑफ दैट हैव अ स्ट्रक्चर। इट इज ओके टू बिगिन विद रिकॉर्डिंग दैट इन अ स्प्रेडशीट टू बिगिन विथ। आई एम नॉट सेइंग दैट इज अ फुल प्रूफ सोल्यूशन, बट आप कहीं मिस करो, उससे अच्छा आपके पास एक सेंट्रल रिपोजिटरी हो जहां पे आप उसको रिकॉर्ड करो, देन यू कैन मूव प्रोबेबली टू सम टूल। बट उसको एक कॉमन रिपोजिटरी में लाना इज द फर्स्ट स्टेप। लोग यही से गलतियां शुरू करना चालू कर देते हैं कि किसके पास लीड आया ये पता ही नहीं होता है। जनरली इन फ्यू कंपनीज व्हाट हैपेंस, सेल्स टीम तो होती ही है, लेकिन देर आर फ्यू केसेस जहां पे ऑपरेशंस टीम क्लाइंट साइड पे काम करती। क्लाइंट साइड पे उन्होंने कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए वो लोग गए हैं, ऑपरेशंस का वहां के टीम्स के साथ, क्लाइंट के साथ रेपुटेशन बनता है, वो लोग वहां से एडिशनल काम ला सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ लीड। लेकिन फिर उसका ट्रैकिंग कौन करेगा, वो किसे असाइन होगा, उसका कुछ मैकेनिज्म अगर डिफाइंड नहीं है। सेल्स का तो आ रहा है लेकिन ऑपरेशंस भी तो कुछ ला सकता है, तो वो ट्रैकिंग ढंग से करने के लिए मैकेनिज्म की जरूरत है। सो व्हाट विल बी द कॉमन मिस्टेक, लाइक ये चीज़ें मुझे अवॉइड करनी है। सपोज कोई भी अगर मुझे पता है मेरा थिंग अभी मेसी मेसी हो रहा है बट स्टिल मैं वो कॉमन मिस्टेक जारी रखूंगा और वो मैस क्रिएट होता रहेगा, तो व्हाट विल बी दैट कॉमन मिस्टेक्स? कॉमन मिस्टेक इज हैविंग नो सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ योर लीड्स। जनरली स्मॉलर कंपनीज में क्या होता है, वो आई हुई लीड को रिकॉर्ड करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं होता। व्हाट्सएप पे लिखते हैं, कोई डायरी में लिखता है, कोई सेंट्रल रिपोजिटरी नहीं होती। सो दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ व्हेन यू स्टार्ट मिसिंग योर लीड्स और पोटेंशियल क्लाइंट्स। तो वो पहली आपकी मिस्टेक है। तो आपके पास एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कुछ तो मैकेनिज्म होना जरूरी है, बी इट स्प्रेडशीट्स टू बिगिन विद, लेकिन वो होना, दैट इज नॉट अ फाइनल सोल्यूशन, लेकिन वो होना जरूरी है। क्योंकि आपकी सेल्स टीम सिर्फ बिजनेस नहीं लाती, आपका ऑपरेशंस अगर ऑन साइट काम करता है तो क्लाइंट से रिलेशन डेवलप करके दे कैन एक्चुअली गेट द बिजनेस, अपसेलिंग। राइट, अपसेलिंग इज ऑल्सो डन बाय सम टीम मेंबर्स। तो उसका रिकॉर्ड अगर प्रॉपरली नहीं हुआ
उसके लिए कुछ फॉलोअप नहीं किया गया, तो अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यू कैन लूज some of the clients. So what will can be the like kind of the automation that you are saying कि एक central repository में किसी इसमें मैंने put डाला तो ये सबको visible हो. That any example tools like right now what we are using also. There are multiple CRMs probably which you can use, or lead tracking mechanism you can develop. सेंट्रल रिपोजिटरीज इज अ सोल्यूशन, लेकिन वो रिपोजिटरी से क्या होगा, आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि आपके पास कौन से क्लाइंट्स है, लेकिन इसके ऊपर कौन से एक्शंस लिए गए हैं, कितनी बार फॉलोअप हुआ है, इन पर्सन मीटिंग हुई कि नहीं, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी चीज़ें फिर आपको एक सीआरएम हेल्प कर सकता है, जहाँ से आप लीड को असाइन कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो, आप उसके ऊपर फॉलोअप ले सकते हो, क्लाइंट से मीटिंग्स फिक्स कर सकते हो, फिर आपको उसका डैशबोर्ड भी मिल सकता है कि मेरा कौन सा लीड कौन से स्टेटस में है। आप ये भी रिकॉर्ड कर सकते हो कि कोई क्लाइंट मेरे हाथ से चला गया, तो यू कैन जनरली रिकॉर्ड रीजंस ऑल्सो, तो आपको फेलियर के भी रीजंस मिल जाएंगे जो आपको नेक्स्ट टाइम के लिए काम में आएंगे, क्योंकि आपका क्लाइंट चला गया आपके हाथ से, जरूरी नहीं वो हमेशा के लिए चला गया, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो बाद में आपके पास वापस आ जाए, क्योंकि अब भी आपका प्राइसिंग या अब भी की आपकी जो प्रोडक्ट रेंज है वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। वंस यू ग्रो यू कैन एनी टाइम अप्रोच देम, लेकिन वो रीजन क्या था वो तो आपको पता होना चाहिए, तो दैट प्रोबेबली अ सॉफ्टवेयर कैन हेल्प यू विद। सो अच्छा सीआरएम जहाँ पे आप लीड से लेके कोटेशन तक हर चीज मैनेज कर सकते हो, वैसी कोई भी सिस्टम आप, आई विल नॉट टेक अ सिंगल नेम बिकॉज देर आर मल्टीपल सच सिस्टम्स, लेकिन ये चीज अगर आपके पास है तो दैट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स, आपका कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि आप सीआरएम के ऊपर बैठे रहोगे टू डू अ फॉलो। हम्म। पर सर जब कन्वर्जन रेट जब डाउन होता है सो उसकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होते हैं या लीड मैनेजमेंट के अंदर ही वो आ जाता है बिकॉज देर इज नो कन्वर्जन देर इज मतलब देर इज नो लीड राइट। नो देर इज नो कन्वर्जन मीन्स देर इज नो लीड, ऐसे नहीं हो सकता। I mean, it is because your follow-up is poor. Probably you are not reaching the customer. There is a challenge with understanding of client requirement. सबसे जरूरी है कि जो आपके पास है वो उसे नहीं बेचना है, उसे क्या चाहिए ये अंडरस्टैंड करके बेचना है, दैट कैन बी अनदर प्रॉब्लम। तो आपके फेलियर्स में वो सारे रीजंस आप रिकॉर्ड कर सकते हो। आप जब उससे फॉलोअप कर रहे हो तो आप ये नोट्स बना सकते हो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप सेल्स पर्सन हो, आपको ये कहीं डाइवर्ट करना है और वो कॉल बाद में मुझे असाइन हुआ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी क्या बात हुई है या उसकी क्या रिक्वायरमेंट आ चुकी है। तो फॉर ऑल दिस थिंग्स आपके पास अगर कुछ सिस्टम है तो काम में ये आ सकता है। तो लीड नहीं है इसके लिए मेरा कन्वर्जन नहीं है, ऐसे नहीं है। आप लीड समझ नहीं पाए इसके लिए शायद आपका कन्वर्जन नहीं हो पाए। ओके हम समझ नहीं पाए मतलब अंडरस्टैंडिंग इज द पावर लाइक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मतलब वी डोंट हैव टू सी कि हम बेचना ये नहीं कि हमें जो आता है उनको क्या चाहिए और हम उन पे कैसे काम कर सकते हैं हमें वो उनको बताना है। आप अगर ग्रोसरी स्टोर में जाओ और अचार की बात करते हैं, आप बोलो कि मेरे को प्रवीण का अचार चाहिए आम का, वो नहीं है ना, तो ये नहीं बोलेगा नहीं है, वो आपको क्या बताता है, मेरे पास बेड़ेकर का है, चलेगा क्या। सो ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट, ही इज गिविंग यू ऑप्शन। ये जब आपको अचार की रिक्वायरमेंट है, ब्रांड आइडियली आपको शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ही इज टेकिंग अ चांस। तो ये सारी चीजें आपके लीड मैनेजमेंट में आ जाती है। वो अगर आप नहीं समझ पाए और आपने बोल दिया नहीं है, तो वो तो चला ही जाएगा। चांस लेना भी इम्पोर्टेंट होता है पीपल नेवर टेक बट आई हैव सीन मैनी पीपल उनको लगता है चांस लिया तो हमारी आइडेंटिटी मतलब हम सपोज अगर मैं ब्रांड हूँ ठीक है मैं उनको एक अल्टरनेटिव दे रहा तो वो उनको लगता है कि मेरी ब्रांड की कीमत कम हो जाएगी कि मैं उनको अल्टरनेटिव दे रहा हूँ। वैसे नहीं हो सकता, यू हैव टू गिव अ सोल्यूशन टू हिम, दे कम टू यू फॉर अ सोल्यूशन, और सोल्यूशन उनको जब मिलता है तो दे कम टू। So if you will not give you, someone else will give. आप नहीं बताओगे एक कंपनी का नाम तो कोई और बता देगा उसको। So it's better that you give it. At least they'll have that trust on you कि मुझे कुछ प्रॉब्लम होगा तो I can obviously approach this person every time कि कोई ना कोई solution तो मिल ही जाएगा। बट वो भरोसा दिलाना कि सपोज ही इज द वन और ही इज द कि इससे अगर मैंने पूछा अगर मैं यहाँ गया तो मुझे बेस्ट सोल्यूशन मिलना है आई एम नॉट अगेन सोल्यूशन बेस्ट सोल्यूशन मिलना है इफ आई वांट टू क्रिएट दैट ट्रैप ऑफ माय ब्रांड देन व्हाट शुड आई डू। That is a lengthy process, it will not happen overnight. One, so it starts with your first communication, how well you understand your customer. So in the last podcast that she rightly mentioned, she's ears. Why she's ears? Because when you listen to them first, you try to analyze कि what is their requirement, उनके problems क्या है, उनके problem के हिसाब से आपको solution देना है।
वो समझने के वो जब आप समझोगे तो आप सॉल्यूशन के बारे में आप बात करना शुरू करोगे, और वो जब आप बात करना चालू करते हो दैट इज द स्टेपिंग स्टोन कि आप क्लाइंट ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए आपने पहली स्टेप ले ली. एंड व्हेन यू स्टार्ट एक्चुअली वर्किंग विद देम, when they see the solutions, when they see the pattern, your own involvement in the process, so then the trust starts building. It is not an overnight process. It takes time. It takes time. सो एज मैम ने जब बताए थे पॉइंट, लीड मैनेजमेंट था एंड सेकंड पॉइंट था इन्वेंट्री मैनेजमेंट. ये नाम सुन के मुझे लग रहा है ये ज़्यादा मेजर कॉज है. इज इट? Yes, that is another problem which is faced by many manufacturers. इन्वेंटरी अगर आप बोलो तो इन्वेंटरी इज बेसिकली बेस वन ऑफ द बेसिस. एक ही बेस नहीं होता कंपनी में, लेकिन इन्वेंटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिकली फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. अगर आप इन्वेंटरी की बात करो तो दो टाइप है. एक तो आपका रॉ मटेरियल हो गया और आपका फिनिश्ड गुड्स हो गए. बाकी कंज्यूमेबल्स वगैरह भी होते हैं, बट योर मेजर एलिमेंट इज रॉ मटेरियल. अभी आपके इन्वेंटरी अगर हेवायर है, मतलब आपका रॉ मटेरियल जो है वो आपका ढंग से अवेलेबल नहीं है, आपको मिल नहीं रहा है, क्वालिटी इश्यूज है, तो योर प्रोडक्शन, योर डिलीवरी, योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एवरीथिंग विल गो फॉर टॉस. आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट ही अप्रोक्सीमेटली 45 to 50% तक जा सकती है इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, और उससे भी ज्यादा डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू आर मैन्युफैक्चरिंग. तो बहुत सारी कंपनीज का प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोगों का इन्वेंटरी पे कंट्रोल नहीं होता. या तो वो हाई इन्वेंटरी रखते हैं, आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट रॉ मटेरियल फर्स्ट स्पेसिफिकली, या फिर उनका यू नो एकदम से वो कम रखते हैं, और जब जरूरत है तब फायर फाइट चालू होती है और फिर मटेरियल मंगाते हैं, जिसमें वो लोग लीड टाइम को कंसिडर नहीं करते, वो टाइम के प्राइसिंग को कंसिडर नहीं करते, फ्यूचर परचेस करके नहीं रखते, बुक करके नहीं रखते. फिर उन लोग की भागदौड़ शुरू हो जाती है, प्रोडक्शन डिले हो जाता है, कस्टमर को मटेरियल लेट मिल रहा है. So inventory plays extremely vital role, inventory management है in your operations, because that is your routine. वो आपके रोज के काम में है. हाँ. तो inventory plays extremely vital, and that is a huge cost also. मतलब सपोज मैंने किसी को बोल दिया हाँ 1000 पीस है मेरे पास अवेलेबल, लेकिन मैंने चेक किया कि मेरे पास तो सिर्फ 500, मतलब 50% भी पीस ज़्यादा है नहीं. Right. ठीक है, तो वहाँ पे एक कियोस्क चालू हो जाएगा, मतलब कस्टमर से भी आएगा. तो वी हैव टू, हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज लाइक रियल टाइम विजिबिलिटी अगर मैं बात करूँ मैन्युफैक्चरिंग्स में, तो हाउ मच इट इज इम्पॉर्टेंट? It is, according to me, it is extremely important. For a simple reason, आपको अगर पता ही नहीं है कि आपके पास सामान क्या है, तो आप मैन्युफैक्चर क्या करोगे? आप प्लानिंग कहाँ से करोगे? आपको ये पता होना चाहिए मेरे पास अवेलेबल क्या है, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग के प्लानिंग के बारे में सोच सकता हूँ. जब मैं ऑर्डर ले रहा हूँ, मुझे पता है, सपोज मुझे पता है कि मैं कोई ऑर्डर ले रहा हूँ और ट्रांसपोर्ट का स्ट्राइक है, ये बात ही मुझे पता नहीं, तो मैं इन्वेंटरी को कैसे कंट्रोल करूंगा? अगर आज की तारीख में, सो देर इज अ मेथोडोलॉजी कॉल्ड जस्ट इन टाइम. ओके, जस्ट इन टाइम मतलब आप इन्वेंटरी ज्यादा स्टोर नहीं करते. जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ती है वैसे वैसे आप उसको प्रोक्योर करते रहते हो, और वो मतलब आप उसका स्टोरेज नहीं करके रखते ज्यादा बियॉन्ड द पॉइंट. बियॉन्ड. ओके. राइट, जस्ट इन टाइम स्टेट्स, आई मीन एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट. तो अभी जस्ट इन टाइम के लिए भी आपका अगर पता है आपको कि ट्रांसपोर्टेशन का स्ट्राइक होने वाला है, या डीजल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से मेरे रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ने वाली, ये सारी चीजें अगर आपने कंसिडर नहीं की और मटेरियल पे आपने कंट्रोल नहीं रखा, और आपको पता ही नहीं है कि आज मेरे पास कितना मटेरियल है, तो आप प्रोडक्शन कैसे प्लान करोगे? आपको अगले 3 महीने के सेल्स नंबर पता है कि मेरे पास अगले 3 महीने में 50-100 करोड़ का मेरा सेल होने वाला है, जिसके लिए मुझे XYZ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, लेकिन उसकी इन्वेंटरी आपको पता नहीं है, तो आप कहाँ से प्लानिंग करोगे? सो दैट रियल टाइम इन्वेंटरी गिव्स यू क्लैरिटी कि आपके पास कितना मटेरियल है, आपको एक सेफ्टी स्टॉक कितना रखना है, उसमें से आपका एक एक्सपीरियंस होता है कि कितना वेस्ट होता है, और मुझे कितना परचेस करना है, जिसके लिए कितना टाइम लगता है. ये हर चीज़ें जब आपके पास सामने, आपकी आंखों के सामने रहेगी, यू विल बी एबल टू टेक बेटर डिसीजंस. ऑफ कोर्स, या. हम्म. तो रियल टाइम नंबर्स एक्चुअली गिव्स यू क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेंटरी पोजीशन, be it raw materials, be it finished goods, be it consumable, anything.
So जियोग्राफिकली और पॉलिटिकली अपडेट रहना बहुत ज़रूरी होता है जब रियल टाइम केसेस पे हम काम करते हैं तो। जिट पे स्पेसिफिकली। हाँ, मतलब हमें सारी चीज़ पता होनी चाहिए, कब क्या कैसे हो रही है। मतलब मुझे बाहर की दुनिया पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। इट्स नॉट अबाउट कि मेरा एक प्लांट है, ये वो जा रहा है, आ रहा है। इट्स अबाउट कि कब, कैसे, कहाँ से जा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बट सर इसका कोई सॉल्यूशन होगा ना, स्मार्ट इन्वेंटरी कुछ ऐसा है कि मतलब सपोज़ अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैं ऐसी क्या स्मार्ट इन्वेंटरी प्लान कर सकता हूँ, जिससे ये सारी सिचुएशन मैं अवॉइड कर सकूँ? There are lot of inventory management tools, warehouse management tools, which are already available in the market. There are lot of ERPs who provides this particular function within their ERP system to track your inventory on real-time basis, right from indent to scrapping the product. हर एक स्टेज का आप ट्रैक रख सकते हो, हर एक आपके बिल्डर का आप इवेल्युएशन उसमें कर सकते हो, आप वेंडर निगोशिएशन के लिए उसी में से एमआईएसएस जनरेट कर सकते हो। हर चीज का रिकॉर्ड आपको वो इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम में मिलेगा। मतलब आपने इंडेंट किया, आपने आरएफक्यू के लिए आरएफक्यू एज इन रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, एक स्टेप होती है जिसमें आप वेंडर से कोटेशन मंगाते हो, फिर आप उसका इवेल्युएशन करोगे, फिर एक्चुअल परचेस करोगे, उसके बाद उसका पेमेंट करोगे। ये हर चीज आप अगर ट्रैक रखना है तो देर आर मल्टीपल टूल्स, मेनी टूल्स विच प्रोवाइड्स दिस काइंड ऑफ facility. But this is only tracking we are talking about. There is one more element. वो आप आपकी इन्वेंटरी को रखते कैसे हो. It is not only about buying and selling with right numbers, accuracy and all. वो रखते कैसे हो वो भी important है. उसके लिए रैक मैनेजमेंट जैसी बहुत सारी फैसिलिटी सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं। आपका मटेरियल आपको पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ पे रखा है। अगर आप सर्च करने में ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो देर इज अ प्रॉब्लम, आपका प्रोडक्शन डिले हो सकता है क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मटेरियल मैंने कहाँ कितना रखा है। तो हर जगह की एक पर्टिकुलर स्पेस होनी चाहिए जहाँ कोई भी ब्लाइंडली जाके वो मटेरियल ढूंढ सकता है। अलॉन्ग विद द मूवमेंट, मतलब सर्च प्लस मूवमेंट दोनों भी इम्पोर्टेंट होते हैं। अभी देर वॉज अ क्लाइंट, आई विल नॉट नेम ऑब्वियसली, बट वहाँ उसके यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ था। सो इट वॉज अ स्मॉल इशू कि उसको वो ही वॉज इन टू मेटल बिजनेस, मेटल के कुछ प्रोडक्ट्स बनाता था, उसे वेल्डिंग करना था, उसके पास वेल्डिंग रॉड्स होते थे। अभी सिंस देर वॉज नो स्टोर्स पर्सन, सारे लेबर्स और सुपरवाइजर्स मिला के उसे मैनेज करते थे। एक दिन पता चला कि वो आपके वेल्डिंग रॉड से खत्म हो गए। तो देन दे ऑर्डर द वेल्डिंग रॉड्स केम, लोकल मार्केट से ही आए, लेकिन ये सारी प्रोसेस में 2.5 से 3 घंटा चला गया। एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस, यू आर वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर प्रोसेस इन प्रोडक्शन लाइन, यू कैन नॉट अफोर्ड दैट डिले, क्योंकि वो प्रोडक्ट को शायद आपको वापस गर्म या ठंडा करना है, जोड़ने में उसका एक कुछ टाइम होता है, कुछ कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। तो ये इश्यूज अलग ही है, लेकिन वो जो 2.5-3 घंटा गया उसमें आपका प्रोडक्शन लाइन होल्ड पे चला गया, क्योंकि आपका एक स्टेप हुआ नहीं तो आप आगे उसे पास नहीं कर सकते। बट अनदर प्रॉब्लम, नॉट प्रॉब्लम बट हुआ ये, वो रॉड्स आए, काम शुरू हुआ, 2-3 महीने बाद जब वो लोग क्लीनिंग एक्टिविटी कर रहे थे तब पता चला कि उनके पास वेल्डिंग रॉड्स थे, लेकिन वो बहुत पीछे चले गए थे क्योंकि प्लेसमेंट ही नहीं था, उसके लिए कोई डेजिग्नेटेड स्पेस नहीं थी। तो उन लोगों के पास कम से कम 3 से 4 बॉक्सेस वहां पे पड़े थे और इन्होंने नए सिर्फ 2 मंगाए थे। मतलब दे हैड ऑलरेडी ओवर स्टॉकिंग विच दे हैड डन, बट उनको पता ही नहीं था कि कहाँ पे। दिस इज वेरी स्मॉल एंड चीपेस्ट एलिमेंट। आप सोचिए ये आप आपके इम्पोर्टेंट या मेन मटेरियल के साथ कर रहे हो तो क्या होगा। सो द वे ही मेंशन रैक मैनेजमेंट, सो जैसे अब मैंने जस्ट इन टाइम के बारे में बात किया, जस्ट इन टाइम, वैसे ही 5S करके एक मेथडोलॉजी है जो एक्चुअली यूज की जाती है मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में भी यूज की जाती है, पर मेजरली मैन्युफैक्चरिंग में यूज की जाती है। कि कौन सी चीज कहाँ हाँ रखनी रखिए। सो इनफैक्ट रियल टाइम एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कबर्ड जो हम लगाते हैं, राइट, सो वो भी मैनेज किया हुआ रहता है कि ऑफिशियल वेयर, नाइट वेयर, दिन में पहनने वाले कपड़े, बेल्ट, टाई, वॉच, ये हम स्पेसिफिकली असाइन किए हुए जगह पे ही रखते हैं ताकि वो इमीडिएटली हमको मिले और हम निकल जाए, ऑफिस हो या कहीं और जाना हो। सो दैट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ 5S। ऐसा बोलूँ जो इनफैक्ट किचन इज ऑल्सो अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ 5S। लाइक किचन, हाउ यू आर सेइंग? सो किचन इन टर्म्स ऑफ कहाँ चीज रखी हुई है, ये इफ योर मॉम इज नॉट देयर इन हाउस,
even you are aware of, because that's how it is actually placed. कि टी पाउडर का डब्बा ये नहीं होगा, शुगर का डब्बा यही होगा, चावल का डब्बा, दाल का डब्बा, it's all visible. Even if it's not visible, you are still aware because that's how it has been placed. हाँ, आप और घर का भी आप देखो, जो एग्जांपल इसने दिया, सेम एग्जांपल, व्हेन योर मॉम प्रिपेयर्स द लिस्ट फॉर ग्रोसरी परचेस, उस वो हर एक डब्बे को चेक करती है प्रॉपरली। उसके पास रिकॉर्ड रहता है कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ मंगानी है, कब मंगानी है। उसके पास प्रॉपर उसका हिसाब और रिकॉर्ड दोनों होते हैं। वो लोग एक जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ की जाती है टू बिन सिस्टम, उसे वो लोग जनरली मदर्स यूज़ करती है। कि वो लोग 5-6 किलो का एक चावल की बोरी लाके रखिए, रोज के उसके लिए 1-1 किलो का वो लोग निकाल रहे हैं। तो जैसे वो बोरी खत्म हो रही है, उनको पता है कि अभी नेक्स्ट मंथ में मुझे ऑर्डर करना है। दैट इज एग्जैक्टली, इट इज इन्वेंटरी होगी, कुकिंग की आपकी इन्वेंटरी है। हम्म, तो वो उनको एग्जैक्टली पता होता है कि मुझे कब क्या करना है और कब क्या मंगाना है। सेम थिंग इज फॉलोड इन मैन्युफैक्चरिंग, सेम थिंग शुड बी फॉलोड इन Should be followed. Yeah. बट वो काफी बड़ी चीज है, इसलिए वी शुड हैव टेकिंग द हेल्प ऑफ सम टूल्स हो गया, या एक सिस्टम प्रॉपर फॉलोड होना चाहिए। या एंड नाउअडेज एवरीथिंग इज ट्रैक्ड थ्रू क्यूआर कोड। मतलब आपकी जब परचेस ऑर्डर बनती है, तभी से आप क्यूआर कोड जनरेट करना शुरू करते हो। वो आपको एंड तक बताता है, आपका मतलब मटेरियल आने तक की मेरा मटेरियल अभी कौन से स्टेज में। आप जब उसे इशू करते हो प्रोडक्शन के लिए या रिजर्व करते हो, आपका स्टॉक ऑटोमेटिक वो हिसाब से अलाइन होता है। एंड क्यूआर कोड इज वेरी इजी सिस्टम टू यूज। आपको सिर्फ स्कैन करना है, एंट्री करने की ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन की ज्यादा जरूरत नहीं। ऑब्वियसली ह्यूमंस विल डू इट, बट वो क्यूआर कोड ही पूरी एंट्री कर देगा, आपको चेक करके सेव कर चेक करना है वो ऑटोमेटिक, कौन कितना आया, अभी कितना लेफ्ट, वो आपको नोटिफाई कर देगा। बट सर, इन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आर दे लाइक शिफ्टिंग टू द ऑटोमेशंस और नॉट? मतलब मुझे जानना ये है कि अब तक वो अडेप्टेशन, जो मैं बोलूँ अडेप्टिंग पावर, हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स में आई है या धीरे धीरे आ रही है? धीरे धीरे आ रहा है। स्पेशली कोरोना के बाद जब लोगों को प्रोसेसेस पे ट्रस्ट आने लगा, सिंस दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट मेनी अदर एलिमेंट्स, जो लोग ने एमआईएसएस को अडॉप्ट किया, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, उन्हें नंबर्स दिखने लगे, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये एक एरिया है, ग्रे एरिया है, इस पे काम करना चाहिए। एंड देन दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। नाउ दैट अडॉप्टेबिलिटी इज कमिंग, नाउ एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन। हर एक को एआई ड्रिवन कुछ चीजें चाहिए कि मेरा एआई से ही मैं पीओ जनरेट करूँ, एआई से ही मैं कुछ उसके ऊपर कंट्रोल रखूँ। ये हर चीज अभी धीरे धीरे, इट विल टेक टाइम बट इट इज हैपनिंग, एंड विच इज अ गुड साइन। विच इज अ गुड साइड, बट थोड़ा और फास्ट होना चाहिए आपके हिसाब से? कि राइट नाउ मैं बोलूँ कि स्लो प्रोसेस, आई एम ऑल्सो एनालाइजिंग सम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, मतलब जितने भी नोन्स हैं, आई ऑल्सो फील कि अगर इंडिया को अगर ग्रो होना है तो वी हैव टू वर्क ऑन अवर बेसिक मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ से सामान आते हैं। सो एनी काइंड ऑफ द सजेशन फॉर द मैन्युफैक्चरर्स विच यू गाइज आर हैविंग इन काइंड ऑफ द जर्नल या नेशनल टाइप, कि ये चीज़ें अभी मैन्युफैक्चरर्स को अडॉप्ट करनी चाहिए? वो लोगों को जो फॉरेन कंपनीज है, मतलब आप जापानीज कंपनीज देखो, जर्मन कंपनीज देखो, अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स देखो, कोई भी है, अपने यहाँ पे भी जो जायंट्स है, लाइक लाइक रिलायंस हो या टाटा हो, दे फॉलो अ सिस्टम एंड दे हैव एप्ट टेक्नोलॉजी टू रिकॉर्ड एवरीथिंग। हर चीज का वो लोगों के पास रिकॉर्ड होता है, हर चीज के लिए उनके पास प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस छोड़ के वो कुछ नहीं करते। The companies, the Indian manufacturers, obviously Reliance and Tata are Indians, but smaller or mid-sized companies should start adopting to this, change. ऐसे नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग जो लेवल की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और ऑटोमेशन यूज कर रहे हैं, रोबोज ला रहे हैं, वो सब लाना ही चाहिए, बट एटलीस्ट start building the culture within your organization. Manual will not, take you to where you want to reach. Right? ऑफ कोर्स यस। आपको कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। एंड प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजीज बेसिकली गोज हैंड इन हैंड। आप प्रोसेस टेक्नोलॉजी ला रहे हो, मतलब प्रोसेस सेट कर रहे हो, बिकॉज टेक्नोलॉजी में आप उसको वायलेट ही नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी वही करेगी जो आपने सेट करके रखा है, सेट उसके बाहर जाना है तो वो आपको एरर ही देगा। So ideally, everybody should start adopting that, start building the culture. Culture building is something which is very important. बिकॉज आई हैव सीन पर्सनली,
एज इन जेनजी मैंने जब पिछले पॉडकास्ट में भी ये बताया था कि अभी एज इन जेनजी मैं हमेशा सोचूंगा अरे मैन्युफैक्चरिंग मुझे करना है, सपोज आई एम हैविंग अ गुड अमाउंट, मुझे पता है कि ये चीज़ की लैग्ड है, ये चीज़ें अब तक कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, मुझे आना चाहिए, बट एज इन जनरल कितने ज़्यादा प्रोसेसेस है, ये है वो है, बट इज इट अ राइट अप्रोच? और आपको लगता है कि जो अभी जेनजी है, जो यंग एरा जो आ रहा है, द पीपल वांट बिकॉज दे नोज व्हाट ऑटोमेशन गोना वर्क, हाउ, व्हेन इट्स दे नोज, ठीक है, एंड वी आर हैविंग अ सपोर्ट्स लाइक यू आर देयर, सो आपको लगता है जेनजी अगर मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में आते हैं, सो दे आर गोना शिफ्ट दिस, सो इन द लाइक मैं बोलूँ कि क्राफ्ट हमारा जल्दी बढ़ सकता है, मतलब जो चीज़ 10 साल में होनी चाहिए वो 6 या 7 ईयर्स में हो सकती है। बढ़ सकता है। द ओनली थिंग इज इट शुड नॉट हैपन कि यू आर गेटिंग कैरिड अवे विथ टेक्नोलॉजी का। हाँ, हर जगह 100% टेक्नोलॉजी काम में नहीं है कि एटलीस्ट इन इंडियन मार्केट, बिकॉज इंडिया का कल्चर थोड़ा अलग है। वी स्टिल वैल्यू पीपल। आई एम नॉट सेइंग कि अदर्स नहीं फॉलो करते, बट इंडिया में वो ज्यादा है। तो आप इमीडिएटली लोगों को एलिमिनेट नहीं कर सकते, यू विल नीड ह्यूमन इंटरवेंशन समवेयर, बट यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट वर्किंग ऑन द टेक्नोलॉजी पार्ट। अगर आप जेनजी हो, आपका कुछ स्टार्टअप आप कर रहे हो, तो आप डे वन से यूज बड़े ईआरपी की बात ही मत करो, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं। सी, टेक्नोलॉजी में भी आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी ला सकते हो, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए, अदरवाइज इट इज वेस्ट ऑफ मनी। सो यू हैव टू थिंक अबाउट योर कैश फ्लो एज वेल। लेने के लिए तो आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आपका घर 10 बाय 10 का है और आपने 55 इंच की स्क्रीन लाई है, मतलब ही नहीं बनता ना। पैसा है तो आप कर सकते हो, लेकिन आइडियली इट विल नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। Hmm. Wow. But how Gen Z, that my question is, how Gen Z can help if they are coming into the manufacturing industry? That any 3 pointers you think? Because वो मुझे पर्सनली भी जानना था कि Gen Z क्या हेल्प कर सकता है। ऑफ कोर्स वी नीड एक्सपीरियंस पीपल्स आल्सो, एक्सपीरियंस होना चाहिए कैसा क्या है। बट Gen Z अगर आके भी इफ दे आर जॉइनिंग एज एन बिजनेस या पार्ट ऑफ द बिजनेस, व्हाट शुड दे डू? जेनजी जनरली, एक पॉइंट तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा, इफ नॉट थ्री, कि वो लोग टेक सेवी होते हैं, क्योंकि बचपन से उनके हाथ में सिस्टम आ चुकी रहती। सो 3 साल के हो गए तो उनके हाथ में मोबाइल आना शुरू हो जाता है, तो मोबाइल, आईपॉड्स एंड ये हर चीज आने के बाद वो लोग ऑटोमेटिक हर चीज का सोल्यूशन टेक्नोलॉजी पे ढूंढना शुरू कर देते। सो दे बिकम वेरी कॉन्फिडेंट एंड इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम टू यूज टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी को लाना सिस्टम में, ये वो लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड, बिकॉज जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है वो सिर्फ सिस्टम पे नहीं पता चलता। अगर मतलब आप कहीं पे भी देखो कि थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। होता है, राइट? मुझे अगर पता है कि मुझे कुछ मेटल कट करना है तो कितने फोर्स से कैसे करना है, ये मैं जब तक करता नहीं, मैं मुझे समझेगा ही नहीं। समझे। तो वो लोग, मतलब जो एक्सपीरियंस लोग है वो तो जरूरी है, लेकिन जिनसे कैन प्रोबेबली हेल्प इन ब्रिंगिंग इन द न्यू टेक्नोलॉजीज। वो लोगों को वो एक पैशन रहती है, वो लोगों को एक वो नाक रहती है कि मुझे टेक्नोलॉजी में यूज करे। रादर हर चीज का सोल्यूशन वो लोग टेक्नोलॉजी में ढूंढते एक्चुअली यस। हैं। हाउ सो इट्स दैट इज प्रोबेबली विच दे कैन ब्रिंग। सेड। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ऑल्सो आई कैन से, जब अंडरस्टैंडिंग के बाद आता है कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन हेल्प मैन्युफैक्चरिंग में भी ये रहता है, जब अगर हम कुछ काम कर रहे हैं समथिंग, तो इज देयर कम्युनिकेशन गोना हेल्प अस इन द मैन्युफैक्चरिंग लेवल? यस, एब्सोल्युटली, बिकॉज़ 60 टू 70% डीलेस ये मिसकम्युनिकेशन की वजह से ही होते हैं। 60 to 70? 70% डीलेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन, क्योंकि क्या होता है ना कि जो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके बीच में अगर कम्युनिकेशन ना हो, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। सो डिपार्टमेंट में टीम को पता होना चाहिए कि उनका जो आउटपुट है, वो दूसरे टीम का इनपुट है, और अगर ये नहीं होगा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। थोड़ा सा आप बता सकते हो इन टाइप किसा ये ऐसा कोई प्रॉब्लम आपने फेस किया हो इन योर क्लाइंट बिहेवियर समथिंग, जैसे एक्सप्लेन इट कि ये क्या क्या चीज़ है, मतलब थोड़ा हायरार्की मेंटेन में पूछ सकता हूँ कि सेल्स वाले को पता नहीं कि मार्केट क्या कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, मार्केटिंग वाले को पता ही नहीं है कि बेचना क्या है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम यू आर सेइंग, राइट? यस। यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होता, मुझे ही नहीं पता कि क्या जा रहा है और क्या आ रहा है। आई विल गिव यू वन क्लासिक एग्जांपल, ओके। जो हम लोग दोनों ने हम लोग के इनिशियल डेज में फेस किया था। दैट वाज अ लॉजिस्टिक्स कंपनी। वो लोगों के पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, मतलब ऑपरेशंस अलग था, क्वालिटी अलग था, बिलिंग था, अकाउंट्स था, देयर वर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। सबसे
इम्पोर्टेंट काम होता है बिल जनरेट करने के बाद, वो होता है कलेक्शन का। ठीक है? अभी यहाँ पे 4 अलग-अलग लोग इन्वॉल्व थे कलेक्शन में। देयर वाज़ अकाउंट्स, देयर वाज़ बिलिंग टीम, देयर वाज़ सेल्स टीम एंड देयर वाज़ क्रेडिट कंट्रोल टीम। 4 अलग-अलग लोग थे। उन लोगों के पास, आपके पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या टाइप की टेक्नोलॉजी है, वो कैसे यूज़ हो रही है, वो भी उतना इम्पोर्टेंट होता है। अभी यहाँ यहाँ पे इन लोगों के पास ऑपरेशंस के लिए एक अलग टूल था, लीड के लिए अलग टूल था, अकाउंटिंग के लिए अलग टूल था और बिलिंग के लिए अलग टूल था, एंड दे वर नॉट इंटीग्रेटेड। तो हर एक सिस्टम का डेटा अलग था। हम लोग ने जब प्रॉब्लम्स पे काम करना शुरू किया, तो पहला इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आया, वो ये इशू रिलेटेड आया, मतलब कलेक्शन रिलेटेड। मार्केटिंग, बिलिंग, क्रेडिट कंट्रोल एंड अकाउंट्स, चारों के पास जो एक पर्टिकुलर क्लाइंट कोई भी आप उठा लो, उसके जो आउटस्टैंडिंग के नंबर्स थे वो हर एक के पास अलग थे। सबके नंबर अलग थे। क्योंकि बिलिंग, जब अगर क्रेडिट कंट्रोल वाला पैसा ला रहा है, हम्म। तो उसने बाकी 3 डिपार्टमेंट्स को बताया नहीं, तो इसका नंबर अलग। हाँ। कभी-कभार ऐसे होता था कि मार्केटिंग क्लाइंट से अप्रोच करता था क्योंकि वो बहुत दिन से पेंडिंग है, फिर वो क्लाइंट बोलता था, नहीं-नहीं ये इनवॉइसिंग गलत है, मुझे मॉडिफाई करके दो। तो वो अकाउंट्स के पास चला जाता था, अकाउंट्स का नंबर अपडेट हो गया, बिलिंग में चेंज नहीं हुआ, सॉरी नॉट अकाउंट्स, बिलिंग में चेंज हो गया, अकाउंट्स में अभी तक पता ही नहीं है। तो हर एक के पास अलग-अलग नंबर्स थे, एंड दैट वाज़ द बिगेस्ट इश्यू, क्योंकि मैनेजमेंट को पता ही नहीं चलता था कि मेरा आउटस्टैंडिंग है कितना। एंड how we help them is we streamlined that. Their outstanding beyond 90 days was approximately, I believe, 36 to 37 lakhs beyond 90 days. Yes. अननेसेसरी, 90 के अंदर वाला अलग था ना, और उसका कोई रीजन नहीं था। रीजन सिर्फ ये था कि सही नंबर से फॉलोअप नहीं हो रहा था, और उनके जो इश्यूज थे इनवॉइसिंग रिलेटेड, वो कोई सुन नहीं रहा था, क्योंकि वो जिसे बताते थे, हर बार आप अलग आदमी फॉलोअप करने जाएगा, वो हर एक को सेम बताएंगे नहीं, तो वो कभी सोल्यूशन नहीं निकला। तो वी वर्कड ऑन दैट, एंड प्रोबेबली इन 60 days टाइम we could recover approximately 28 to 29 lakhs out of it, because it was an outstanding idea. एंड उसका दूसरा बेनिफिट ये था, उनका कैश फ्लो तो सुधर गया। उनका खुद का ओडी जो था, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, वही 18 लाख की थी। अभी ये 28 लाख में अगर लेके आया, तो वो तो 10 लाख प्लस में चले गए। जो 2.5-3 लाख रुपया वो लोग साल का इंटरेस्ट भर रहे थे, वो भी बच गया। दैट वाज एडेड एडवांटेज। ये इतना सिर्फ हुआ क्योंकि ये इतना प्रॉब्लम आ रहा था बिकॉज डिपार्टमेंटल इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन सही नहीं था। जस्ट वन प्रॉब्लम। सिंपल प्रॉब्लम था। तो उनको ये प्रॉब्लम पता था कि आपके जाने के बाद ही आइडेंटिफाई हुआ कि दिस इज अ मेल प्रॉब्लम? जाने के बाद पता चला। सो लाइक जब हमने बोला कि टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट है, पर वो किस तरीके से यूज़ की जा रही है वो भी इम्पोर्टेंट है। अब इन लोगों ने सारे डिपार्टमेंट में टेक्नोलॉजी तो डाल दी, पर वो इंटरलिंक नहीं हुई, इसलिए कम्युनिकेशन ही लिंक नहीं हो पाया उसकी वजह से। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जब अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स कैसे बताता है आपको? अभी ऐसे तो नहीं कि आई एम जस्ट फेसिंग दिस प्रॉब्लम, व्हाट सॉल्यूशन यू गिव? ये मैनर रहता है कि कुछ अलग सा एक तरीका रहता है जब वो लोग बात करते हैं आपसे तब? जनरली दे स्टार्ट विथ अ प्रॉब्लम सो ओनली। इनिशियली वो लोग ये शुरू कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। फिर जब हम पूरा सुन लेते हैं, देन वी स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, बिकॉज़ सही क्वेश्चन पूछने पे ही सही आंसर मिलता है, क्योंकि उन्होंने तो सारा बता दिया, पर फिर लिंक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सो देन वी स्टार्ट आस्किंग राइट क्वेश्चंस सो दैट राइट आंसर्स मिले हमको, तो हम लिंक कर पाते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम इसके वजह से है, फिर इसके वजह से है। उनकी साइड से ऐसा कुछ था कि मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम है, हाँ। मतलब या ये सॉल्यूशन, ऐसा कुछ था? यस, वो लोग सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात करते हैं, नहीं ऐसा नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर इनटू द डोमेन। उनकी इंडस्ट्री उन्हें पता रहता है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, उनको थर्ड, मतलब एक थर्ड एंगल देखना रहता है, या कभी कभार वो लोग का सोल्यूशन होता है, वो उन्हें वैलिडेट करना होता है, या कभी कभार ऐसे होता है कि वो लोग वो लोगों को बाकी किसी पे ट्रस्ट नहीं रहता कि मैं इंटरनली सॉल्यूशन निकालने जाऊं और नहीं निकला, नहीं हुआ तो क्या, सो दे वांट अगेन अ थर्ड पर्सन, तो दे कम अप विद अ सॉल्यूशन। फिर हम लोग उनके साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, जरूरत है तो उनके सॉल्यूशन के हिसाब से जाते हैं, या वी ट्वीक दैट। आई मीन देयर इज नो सिंगल सॉल्यूशन, एवरी प्रॉब्लम विल हैव ऑलवेज 3-4 सॉल्यूशंस। आप जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है या एक्यूरेट है, आप उसको इम्प्लीमेंट करो। सो यस, ऑल्सो होता क्या है ना कि कम्युनिकेशन गैप कब होता है ना, कि जब टीम आपस में बात ही नहीं करती है। और बात करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है कि जब वो लोग एक
आते हैं ऑफिस में तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ब्रीफिंग होनी चाहिए. कैडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रीफिंग इन द सेंस ब्रीफिंग इन सेंस कि आज दिस इज हाउ वी गोइंग टू स्टार्ट आवर डे. डे. ओके. तो इट शुड बी बिटवीन ऑल द टीम्स इंक्लूडिंग सेल्स हो गया, डिस्पैच टीम हो गई, प्रोडक्शन टीम हो गई, सो दैट एवरीवन नोस कि क्या चल रहा है. कस्टमर का काउंट क्या है, डेडलाइंस क्या है, प्रोडक्शन का फ्लो क्या है. ये सब जब पता होता है ना, तब कम्युनिकेशन फ्लो स्मूथ हो जाता है एंड देन ब्लेम गेम खत्म हो जाता है कि मैंने तो दिया था पर आपने किया नहीं. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि लीड का जो आपने बताया फेलियर का भी एक एग्जांपल मैं देता हूँ. वी स्पोक अबाउट इन्वेंटरी, वी स्पोक अबाउट लीड. सेल्स टीम गई फील्ड में, उन्होंने कहा अभी इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स आ जाएंगे. उन्होंने उनके सिस्टम में एक ऑर्डर पंच कर दी जो कस्टमर ने दी है और बोला कल तक डिलीवरी हो जाएगी. यहाँ पे पता चला वो प्रोड्यूस्ड ही नहीं है, स्टॉक में है ही नहीं. प्रोडक्शन प्लानिंग से बात ही नहीं हुई, प्रोडक्शन टीम से बात ही नहीं हुई है, स्टोर से बात ही नहीं हुई है. सिर्फ ऑर्डर पंच कर दी क्योंकि उन्हें अपने नंबर्स मीट करने हैं. फिर यहाँ पे प्रोडक्शन को पता चला ये ऑर्डर आ चुकी है तो उन्होंने घाई गड़बड़ी में कुछ तो मैन्युफैक्चर किया, क्वालिटी का इशू हो सकता है. तो अगर आपकी टेक्नोलॉजी सही नहीं है, आपका इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन सही नहीं है, मतलब ये जो मल्टीपल प्रॉब्लम हम लोग बार बार दोहरा रहे हैं, वो यही है कि वो सारे इंटरलिंक्ड ही है. आपका लीड फेल हो रहा है, उसका रीजन लीड मैनेजमेंट बराबर नहीं है, नहीं शायद इन्वेंट्री नहीं है आपके पास. आपके आपको इंक्वायरी आई, आपने इन्वेंटरी टीम से मतलब स्टोर से पूछा कि मुझे मटेरियल क्लाइंट को कल चाहिए, उसकी अर्जेंसी है, आपके पास है ही नहीं, तो देंगे कैसे? तो कहीं ना कहीं प्लानिंग में गड़बड़ हो सकती है, कुछ तो गड़बड़ है अलग जो लीड से रिलेटेड नहीं. नहीं, हमें लगता है कि वही है लेकिन प्रॉब्लम कुछ और है. प्रॉब्लम कहीं पे भी हो सकता है. अभी एक्चुअली इसी से लिंक प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि सपोज अब मैंने जो ब्रीफिंग का पॉइंट लिया तो वो कुछ कुछ कंपनी लेती भी होगी ब्रीफिंग, पर अब ब्रीफिंग पे आप खड़े हो, ब्लैंक हो, क्योंकि पता ही नहीं ना क्या बोलना है, बोलता नंबर्स ही नहीं है. सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वो जो लिंक करती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो ट्रैकर ट्रैकर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक ट्रैकर मेंटेन किया जाए जहाँ पे लोगों को पता हो और वो मैन्युअली कभी अपडेट नहीं होना चाहिए. इट शुड बी एन ऑटो पिक नंबर वाला ट्रैकर. Auto. हाँ, मतलब सिस्टम ड्रिवन. सिस्टम ड्रिवन होना Number. चाहिए. सो द नंबर शुड स्पीक इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग. मतलब लोगों ने बोलने की बजाय नंबर्स ने बोलना चाहिए एंड देन यू कैन एक्चुअली कंडक्ट अ ब्रीफिंग कि ये नंबर है, अब बताओ क्या करना है. ब्रीफिंग एक्चुअल में करता कौन है, सीईओ या मैनेजर करता तो इट्स नॉट नेसेसरी. यूजुअली ब्रीफिंग जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है कैन डू द ब्रीफिंग बिकॉज उनको आइडियली सारा पता होता है. है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सबसे ऐसे कोई 3 टॉप होने चाहिए कि ये 3 के बगैर काम होगा ही नहीं. मतलब सपोज मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर बोल दिया, या 3 टॉप के बंदे तो होने ही चाहिए. एक तो आपका प्लानर होना जरूरी है, आपका प्रोडक्ट टीम क्यों हर कोई जरूरी है. अच्छा, हमें मेरी कोड का प्रोडक्शन अगर है ना तो 4 लोग 5 लोग मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है. आपका एक प्रोडक्शन प्लानिंग, दूसरा है आपका स्टोर्स जो आपका प्रोक्योरमेंट एंड स्टोर्स दोनों. तीसरा आपका आता है प्रोडक्शन लाइन में, वो है एक्चुअल प्रोडक्शन सुपरवाइजर और मैनेजर जो फ्लोर पे काम करते हैं, लोगों से काम निकलवाते हैं वो. एंड अनदर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्वालिटी. आपका रॉ मटेरियल का क्वालिटी, आपका इन प्रोसेस क्वालिटी, मतलब प्रोडक्शन के दौरान जो क्वालिटी होती है वो, आपके फिनिश्ड गुड्स की क्वालिटी, वो क्वालिटी टीम इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एंड द लॉजिस्टिक्स, क्योंकि ये बनने के बाद वो टाइम पे पहुंचना भी सजा नहीं, बना के थोड़ी हम लोग घर सजान को. तो दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. तो ये पांचों डिपार्टमेंट्स हैंड इन हैंड, सपोर्ट टीम्स तो होती ही है लेकिन ये 5 प्रोडक्शन लाइन पे डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है. पर ऐसा कोई अब तक को ओके स्टार्ट अगेन. ऐसा कोई अब तक क्लाइंट आया है जिसने कोई टेक्नोलॉजी को यूज ही नहीं कर रहे, दे आर जस्ट यूजिंग देयर लेगेसी सिस्टम, कि हमारे दादाजी परदादाजी ने ये किया था, हम वही तकनीक या मतलब जो भी सिस्टम बनाया था हम वही सिस्टम में काम करेंगे, इवन दो दे वांट टू ग्रो बट दे कांट बिकॉज दे आर यूजिंग देयर लेगेसी सिस्टम. बहुत सारे हैं. बहुत सारे इनफैक्ट ऐसे भी लोग हैं जो रजिस्टर भी यूज कर रहे हैं, एक्सेल भी यूज कर रहे हैं, सीआरएम भी यूज कर रहे हैं. तीनों भी यूज, तीनों जगह पे तीनों जगह प्रेजेंस है उनका कहना यही था कि कि माय फादर वांट्स दिस इन फिजिकल हाँ. फॉर्म, तो मैं वैसे जैसे होता क्या है ना कि जब तीन क्या बोल सकते हैं, जनरेशन. जनरेशन एक साथ काम करती है ना, तब ऐसा होता है. सो यू कैन नॉट सी इट अ प्रॉब्लम, बट दैट्स हाउ दे हैव वर्कड एंड दे वांट दैट कंपनी शुड रन दैट वे टिल द टाइम दे आर इन द कंपनी. सो यस दैट हैपेंस. सो जेनजी का जो किया था क्वेश्चन, ये क्लैशेस
वो लेवल पे होते हैं कि जेन ज़ी इज थिंकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। अर्लियर जनरेशन इज प्रोबेबली जो हम लोगों के पहले की जनरेशन थी ना, वो थोड़ी सी कंफ्यूज जनरेशन थी, क्योंकि वो उनके मतलब पेरेंट्स का और सुनते थे। अभी इनके बच्चे किसी का सुनते नहीं है, तो ये लोग तो बीच में सैंडविच है। तो वहां पे सब वो जो जनरेशन अभी बिजनेस में है या बिजनेस हैंडओवर करने के फेज में है, वहां पे टेक्नोलॉजी आने के चांसेस ज्यादा है। बट जहाँ पे सारी जनरेशन एक साथ काम कर रही है, वहां पे वो कन्विंस करना कि इसकी क्या जरूरत है, वो टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। दूसरा ऐसे है कि व्हेन यू गो फॉर टेक्नोलॉजी देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू माइट हैव टू लूज फ्यू ऑफ योर पीपल। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग कि हर एक को निकालना ही या नहीं निकालना है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। So these people have developed relations for solving Daily. Daily. Okay. We are not removing. You are not, मतलब या इट इज, हमको खाली एक सजेस्ट देना है कि अगर ये निकाल दोगे तो अटल इशू हो जाएगा, तो ऐसा। No, no, no. people है। बट कोई कोई लोग अडॉप्ट ही नहीं कर सकते, तो वो लोग खुद ही छोड़ के जाते हैं। बियॉन्ड द पॉइंट ऐसे हो सकता है, व्हाट यू राइटली मेंशन्ड, कि कोई कोप अप ही नहीं कर रहा है, इट इज बिकमिंग कंस्ट्रेंट फॉर माय ऑपरेशंस, तो देन आई हैव टू आस्क हिम टू लीव और टू मूव हिम टू सम अदर डिपार्टमेंट। But usually second is the option that सेकंड इज द ऑप्शन विच वी प्रीफर और वी सजेस्ट। बट ये जो चेंज होता है ना, वो सीनियर जनरेशन को जल्दी अडॉप्ट करना पॉसिबल नहीं होता बिकॉज ऑफ द एज ऑल्सो। so they are right in their place because क्या होता है ना, मैं रजिस्टर मेंटेन कर रही हूँ, तो अगर मेरा सिस्टम बंद हो गया तो एटलीस्ट आई हैव समथिंग टू रेफर। पर अगर कुछ ऐसा हो जाता है, सिनारियो आग लग जाती है और वो रजिस्टर जल जाएगा, तो एटलीस्ट क्लाउड पे कुछ तो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी। सो यू नो यू इट्स इट्स अ यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। एंड अभी कैसे है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि अब ऐसा कोई ये ऐसे नहीं होता। पहले होता था कि आपका सिस्टम बार बार रिबूट हो रहा है या हार्ड डिस्क क्रैश हो रही है, लेकिन अभी क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स में तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम है। तो आइडियली एवरीबडी शुड थिंक अबाउट using some kind of a technology which is suitable for their organization size. But how they are managing this since they are not using technology and still they are handling the big numbers? तो losses है कि still they are able to make a profit? No, generally I would answer this on one with one example. There is one company who is having very uh, limited technology within the organization, but their staff is like 30 years old, 25 years old in the system, in the system, same company. So वहां पे कैसे होता है, दे आर सो सीजन कि आप टेक्नोलॉजी नहीं लाओगे ना, तो भी उन लोगों के जो मैन्युअली बनाए हुए सिस्टम्स होते हैं, उसको आप मतलब आप उसको क्या बीट नहीं बोलते हैं, कर आप बीट सकते। नहीं कर सकते। एंड वन क्लासिक एग्जांपल इज मुंबई's डब्बावाल्स। दे आर नॉट यूजिंग, दे हैव स्टार्टेड यूजिंग टेक्नोलॉजी नाउ। Now, वो रिकॉर्ड मेंटेनेंस वगैरह, बट उनका जो डब्बे को मार्क करने का मैकेनिज्म है, दैट इज स्टिल मैनुअल एंड इट इज सेम। उसमें कई still गलतियां नहीं manual है, there is no. होती, वो स्टैंपिंग वैम्पिंग ही, वो हाथ से वो ड्रॉ करते हैं ना कुछ, इट इज सिमिलर बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर इयर्स इन द सेम वे, तो आप गलती कर ही नहीं सकते। But after some generation शायद ये problem create हो। इसके लिए जब जनरेशन बदल रही है, अभी ये जो ओल्ड पीपल है, दे विल इवेंचुअली गेट रिटायरमेंट बियॉन्ड द पॉइंट। सो यू हैव टू हैव योर बैकअप प्लान, और बैकअप प्लान के लिए जो लोग आएंगे दे विल बी टेक सेवी पीपल। तो आप उनके हिसाब मेक यूज ऑफ देयर स्किल्स। आप उनको अपने हिसाब से मोल्ड मत करो, आपके ऑर्गेनाइजेशन को मोल्ड करना पड़ेगा उन्हें अडॉप्ट करने के लिए, बिकॉज बियॉन्ड द पॉइंट अदरवाइज वो लोग आपके पास आएंगे। हम्म, इसीलिए मैं सुनता हूँ जेन जी हमेशा बोलते हैं हमारे फ्रेंड्स, नहीं नहीं मैं मैन्युफैक्चर में जाऊंगा ही नहीं, बहुत टफ है ये वो, कौन करे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। टाइम नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में। और एक चीज क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में यू नीड टू स्टैंड ऑन द ग्राउंड। Crowd. वो फिजिकल, सी सबका सपना होता है कि मेरा 32nd फ्लोर पे ऑफिस हो, एक मेरी अच्छी सी केबिन हो, सामने विंडो खुलेगी तो समुंदर दिखे। ऐसे नहीं होता। वो किसी एक आध % आदमी को मिल सकता है जो सीईओ या डायरेक्टर लेवल पे चला जाता है, बाकी सबको तो काम ही करना है। लेकिन वो फिजिकल वर्क मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा खासा होता है। ग्राउंड रियलिटी के बगैर आपको घूमना है, लेबर्स के साथ काम करना है, यू कैन नॉट हैव दैट ब्लेजर्स एंड ऑल, टाई लगा के आप प्रोडक्शन फ्लोर पे खड़े रहोगे तो काले होके बाहर निकलोगे, वैसे नहीं होता है। तो मैन्युफैक्चर, यस, व्हाट यू द पॉइंट व्हिच यू रेज्ड इज वेरी राइट, क्योंकि ये सारी कोर इंडस्ट्रीज है, ये कोर
साइंस कोर इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड्स है जिसमें लोग अब नहीं जाना चाहते, और लोग नहीं जाते इसके लिए फिर रोबोट्स भी इन्वेंट होके वहां पे आ रहे हैं। बट नॉट ऑन द नेगेटिव साइड, बट इंडिया में स्पेसिफिकली भी वो टेंडेंसी हो गई है कि फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत कम लोग जाते हैं, बिकॉज यू हैव टू हाथ गंदे करने पड़ेंगे। बट इफ यू टॉक अबाउट अदर कंट्रीज, स्पेशली जापानीज हो गए, जर्मन कंपनीज हो गए, देयर द यंग जनरेशन इज स्टिल डूइंग दैट, बिकॉज उनको पता है कि ये जब तक मैं हाथ गंदे नहीं करता तब तक मुझे समझ ही नहीं आएगा ना। अपने पे दैट परसेंटेज इज ड्रॉप, लोग कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, बट दैट परसेंटेज इज ड्रॉप। या फिर ऐसा हो गया है कि मैंने तो किया ना, तो मेरा बेटा भी वही करे, मेरी बेटी भी वही करे क्या, तो उनको वो करने दो जो ऑफिस में बैठ के करते हैं लोग, दैट इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग। जब तक वो मैन्युफैक्चर कुछ भेजेंगे तो ऑफिस चलेगा कैसे? चलेगा कैसे? एग्जैक्ट। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द मेन पॉइंट। जब आएगा ही माल तो बेचेंगे क्या? एब्सोल्यूट। वाह! अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लान करना है, सपोज़ अगर मैं बोलूँ कि मुझे पर्सनल मैन्युफैक्चर, तो व्हाट शुड डू? पैसा कितना होना चाहिए? That depends on you. I mean, we can start in this place as well. If you have one lathe machine, ओके। you can start with a टी शर्ट प्रिंटिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल। क्या लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग में इतना बड़ा सा प्लांट होना और फिर दैट्स कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। एटलीस्ट तो you need millions of rupees. हुँ। वो तो बहुत अगली मतलब अलग ही चीज है। बट इफ यू वांट टू स्टार्ट गेटिंग इनटू प्रोडक्शन, टी शर्ट प्रिंटिंग इज वन। बट अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल रिलेटेड किसी चीज में घुसना है या मेटल रिलेटेड किसी में घुसना है, यू कैन हैव वन लेथ मशीन। आप टर्नर का काम चालू कर दो, छोटी सी जगह में एक सेटअप में एक सेकंड हैंड मशीन ले लो। सर एग्जाम्पल यहाँ पे इतनी जगह है, ठीक है, आपने जगह देखी, ऐसे कोई बताओ 3 चीज़ें कि मैं यहाँ चीज़ पे आराम से कर सकता हूँ, मैं अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ। आप कोई भी रिपेयरिंग वर्कशॉप पे खोल सकते हो। एक दूसरा हो गया, आप बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स अगर आपको बनाने हैं, मतलब जो आपकी सुपारी होती है या नारियल के पत्ते होते हैं, उससे अगर आपको प्लेट्स बनानी है, उसका एक सिंपल सिंगल मशीन। सिंगल मशीन आता है। यू कैन स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑन दैट। एक मतलब आई एम जस्ट गिविंग, एक लेथ मशीन अगर आपके पास है तो आप टर्नर का काम शुरू कर सकते हो। ओके, तो व्हाट विल बी द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एवरेज? इट इज एवरेज, आई मीन मे बी few lakhs. Because machine is not costly. Machine will cost you and you will get aid also. And what type of machine you're taking? It's manual, semi, automatic? Absolutely. Yeah. Indian import सारे पास दे, सेकंड हैंड है, फर्स्ट हैंड दे रहे हो, बहुत कुछ है, हाइड्रोलिक है, न्यूमेटिक है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच विल कम इन पिक्चर, बट यू कैन स्टार्ट प्रोबेबली इन 15 lakhs also. इसीलिए जेनजी बोलते हैं बहुत टफ है ये, नहीं करेंगे। But to do that you have to stand on the ground. तो उसके लिए मुझे कितनी नॉलेज या क्या चीज़ें मेरे को होना चाहिए कि नहीं, अगर आप हो तो आप में तो ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है, भले स्टाफ करे ना करे, आपको तो करना है। नॉलेज तो चाहिए, लेकिन नॉलेज से ज्यादा वो पैशन चाहिए। ये करना नॉलेज तो इवेंचुअली आएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन का नॉलेज होगा, लेकिन कंपनी कैसी चलानी है, ये आप 4 धक्के नहीं खाते 10 बार गिरोगे नहीं, तब तक आपको वैसे भी नहीं समझेगा। सो दैट हाँ वो करते रहना है। एंड देर आर पीपल, आई नो फ्यू पीपल हु आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड एंड रनिंग companies which are purely into mechanical. Yes. I know one company whose MD and the chairman himself is from commerce background, and he is having probably 400 CR ka company into automobile sector. So learning is very important. Learning, and you should know the problem, what problem you are solving by manufacturing that particular product. ये दो चीजें clear है तो you can start work. बट आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड वो बेस्ट सोल्यूशन तो कोई नहीं दे देगा ना। सोल्यूशन बेस्ट नहीं होता है मीत। सो सोल्यूशन क्या होता है ना, जब तक यू डोंट एक्सपेरिमेंट, जब तक तू रिसर्च नहीं करोगे आप, तब तक नहीं समझ में आएगा कि यही बेस्ट है। तो वो कैटेगरी क्यों रहती है कंसल्ट में कि नहीं ये तो बेस्ट सोल्यूशन ही देते हैं या ये ज़्यादा अच्छा देते हैं? बिकॉज वो जिन्हें केटर करते हो के वही मिले रहते हैं और उनसे यही मतलब उससे उनसे सुना रहता है, तो मैं मेरे लिए वही बेस्ट सोल्यूशन है ना। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होता ही है। मैंने आज यू टोल्ड मी वन प्रॉब्लम, आई गिव यू अ सॉल्यूशन, इट्स नॉट फॉर फॉरएवर। ओके, हाँ मतलब और इट विल कीप चेंजिंग ओवर द टाइम। और मेरा जो सोल्यूशन है प्रोबेबली इसे पसंद नहीं आएगा, मतलब शी विल हैव डिफरेंट एंगल। सो देयर इज नो बेस्ट सोल्यूशन, देयर इज नो वर्स्ट सोल्यूशन। द ओनली थिंग इज वो सोल्यूशन से अगर आपका प्रॉब्लम मिटिगेट हो रहा है, अवॉइड हो रहा है,
एलिमिनेट हो रहा है टेम्पररी तो देन दैट इज अ सोल्यूशन, अदरवाइज इट इज पैचवर्क। इट्स लाइक अ किड या इट्स लाइक अ किड एक्चुअली इन अ ग्रोइंग एज कि जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनके इश्यूज प्रॉब्लम्स चेंज होते जाते हैं एंड देन यू हैव टू अडेप्ट योरसेल्फ कि अच्छा लास्ट टाइम मैंने ये सोल्यूशन से उसका सॉल्व किया था प्रॉब्लम बट इस बार मैं वही सोल्यूशन नहीं इम्प्लीमेंट कर सकती आई हैव टू चेंज द वे आई बिकॉज व्हेन यू आर इन फर्स्ट स्टैंडर्ड प्रोबेबली 1 घंटे की पढ़ाई भी बहुत होती है, बट व्हेन यू आर इन 10th मे बी 12th नाउ यू आर डूइंग योर डिग्री, कुछ तो अलग करते रहोगे फर्स्ट स्टैंडर्ड से, कुछ तो 4th पे 7th में गए तब 10th में गए तब 12th में कुछ तो अलग किया रहेगा। तभी तो आपके सामने बैठे एग्जैक्टली तो वो चेंज मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वो चेंज लाते रहना पड़ता है, इट्स अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। तो चेंजिंग मेंटालिटी शुड देयर। बट सर इम्पोर्टेंट ये भी है ना कि काम करवाना आना चाहिए। जब मैं बोलता हूँ काम करवाना आना चाहिए तो लोग एक परसेप्शन में कि ये खुद काम नहीं करेंगे लेकिन दूसरों से काम करवाएंगे, ऐसा होता है? आपको जब को खुद को आता नहीं जब तक, तब आप करवा ही नहीं सकते तब। सॉरी को मतलब आपकी कंपनी में आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या काम करवाना है। करवाने के लिए तो आप ऐसे बैठ के कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और लास्ट टाइम के पॉडकास्ट में भी मैंने यही बोला था, यू हैव टू स्टैंड ऑन द ग्राउंड इनिशियली। यस यस। आप काम कब करवा सकते हो? इफेक्टिव काम, हाँ, काम तो आप कभी भी करवा सकते हो किसी से भी। इफेक्टिव काम कब होगा? जब आपको खुद को पता है कि आपको क्या आउटपुट चाहिए। आउटपुट हाँ, और और वो मुझे से मेरा डिजायर आउटकम मुझे पता होना चाहिए कि अगर ये इनपुट्स नहीं, मतलब मुझे पता है कि काम होना क्या चाहिए और क्या आना चाहिए रिजल्ट। बट इनपुट इज समथिंग डिफरेंट ना, फिर उसमें मुझे इनपुट पे काम करना है कि ये आउटपुट चाहिए तो मुझे इनपुट क्या डालना है, वैसा तो उस हिसाब से आई जस्ट सेग्रीगेट कि ये काम करेगा, ये वो काम करेगा। नहीं, बट आपने डिसएग्री क्यों किया? सो व्हेन ही सेड कि उसको वो आना चाहिए तो वो काम उसको आना चाहिए जरूरी नहीं है बट पता हो बस उसको पता होना चाहिए पता होना तो कब पता होना। व्हेन आई यूज माय वर्ड, नॉट आना चाहिए बट पता डेफिनेटली होना। पता होना चाहिए हाँ, बिकॉज उनको पता ही नहीं ना कि ये प्रोसेस में ये लगे। एग्जैक्टली सो एग्जाम्पल ये हो गया कि मुझे बैलेंस शीट समझ में आनी चाहिए मुझे लिखने नहीं आता इज नॉट अ प्रॉब्लम मुझे समझ में आनी चाहिए बैलेंस शीट सो सी सिंपल, शी इज नॉट फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड। बैलेंस शीट मैं खुद बनाता हूँ और हम लोग दोनों डिस्कस करते। शी नोज द नंबर्स जो उसके लिए सफिशिएंट है। बीइंग ओनर और डायरेक्टर, जो उसको पता है वो उसको पता है। वो कैसे बनानी है इज माय फोर्टे, वो मैं बना लेता हूँ। लेकिन इसे पता है कि क्वेश्चन क्या करना है, फ्लॉस ढूंढने आते फ्लॉज ढूंढने हैं। ये गलत है अब। एंड लास्ट पार्ट में जो आपने जो बताया थे, जो हमने पॉइंटर्स जो डिस्कस हुए थे स्टार्ट्स में, इट वाज रिपोर्टिंग एंड डैशबोर्ड। व्हाट रिपोर्टिंग तो आई अंडरस्टैंड कि चलो कुछ काम हो गया उसका रिपोर्ट करना, जो हमने पूरा इन्वेंटरी में भी बजाना। डैशबोर्ड मींस दैट कि मतलब कौन सा काम, मतलब कौन से इन्वेंटरी में कितना, वो ग्राफ वाला आप बोल रहे हो कि इसका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है? सो इट्स दैट ओनली बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतना उसको डेकोरेटिव बना दिया कि सामने वाले को नंबर्स ही नहीं समझ में आ रहे बस वो पहाड़ जैसा दिख रहा है उनका सो इट शुड बी वेरी प्रिसाइज कि अगर एग्जांपल मैं सेल्स रिपोर्ट की बात करें तो सेल्स रिपोर्ट में मुझे देखना चाहिए कि मेरे कितने सेल्स हैं हाँ। ठीक है डेडलाइंस पे कहाँ बैठे हैं कि कस्टमर को हम लोग ने कस्टमर की रिक्वायरमेंट मीट कर दी है कि नहीं सो सेल्स रिपोर्ट में ये सारे नंबर्स आने चाहिए प्रोडक्शन रिपोर्ट है तो कितना प्रोडक्शन में है अभी वर्क इन प्रोग्रेस कितना है डिस्पैच में कितना चला गया है सो इट डिपेंड्स अपॉन द डिपार्टमेंट अकॉर्डिंगली यू नीड टू हैव द रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स और वो भी डिपेंड करता है कि कौन वो रिपोर्ट देख रहा है सो एग्जांपल अगर ओनर रिपोर्ट देख रहा है तो उसने सिर्फ वही चीजें देखनी चाहिए जैसे प्रॉफिट हो गया स्टैंडिंग हो गया एजिंग हो गया बहुत इंपॉर्टेंट हाँ अगर मैनेजर देख रहा है तो फिर उन्होंने देखना चाहिए कि प्रोडक्शन में क्या है बॉटलनेक्स क्या है टीम अगर देख रही है तो फिर उन्होंने टास्क उनको दिखना चाहिए सो इट ऑल डिपेंड्स somewhat related। हाँ, क्योंकि सी डैशबोर्ड आपको एक्चुअली रियल टाइम नंबर्स बताता है। रिपोर्ट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लेकिन रिपोर्ट्स में थोड़ा डैशबोर्ड क्या होता है बेसिकली व्हाट यू राइटली मेंशन, अलग अलग टाइप के ग्राफ्स या स्कोर कार्ड्स होते हैं जो आपको नंबर्स कंटिन्यूस जो चेंज होते हैं रियल टाइम में दिखाते हैं। रिपोर्ट्स में बहुत बार कैसे होता है, रिपोर्ट्स आर जनरली जनरेटेड आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड। सो अगर कोई इशू आ रहा है
वो आपको इशू खत्म होने के 1 हफ्ते बाद पता चला तो मतलब ही नहीं है। एग्जैक्टली। आपको रियल टाइम समझ में आना चाहिए कि अब भी इशू है। अभी इशू है। सो और उसमें भी टाइप होते हैं हाँ, एक्चुअली, आई एम सॉरी टू कट यू। सो डेली रिपोर्ट होता है, फिर वीकली रिपोर्ट होता है, फिर मंथली रिपोर्ट होता है, क्वार्टरली होता है, 6 मंथली होता है। तो डेली रिपोर्ट में हमको ये देखना है कि आज क्या डिस्पैच होना चाहिए या प्रोडक्शन में क्या है। वीकली में वी हैव टू से व्हाट ही मेंशन्ड राइटली, कि खत्म होने के बाद अगर हमको पता चल रहा है कि अच्छा ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो उसका सोल्यूशन डिजाइन नहीं होता है, और वो सोल्यूशन डिजाइन नहीं हुआ तो पूरा वीक का इम्पैक्ट हो जाता है। और कंटिन्यू भी हो सकता है कंटिन्यू हो सकता है। तो वीकली रिपोर्ट देखना भी जरूरी है। मंथली भी अगेन इम्पोर्टेंट है, कि अगर मुझे पता था कि मुझे ये प्रॉफिट या ये नंबर मुझे अचीव करना था और वो अचीव नहीं हुआ है, तो मुझे नेक्स्ट मंथ में वो बर्डन आ जाएगा। तो वो नहीं आना चाहिए, इसलिए मुझे मंथली रिपोर्ट भी देखने हैं। सो रिपोर्टिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। एंड बहुत कंपनीज में हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया है, लोग रिपोर्ट देखते नहीं, देखते हैं, हाँ। लेकिन इट इज नॉट इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। मतलब बीइंग ओनर ऑफ द कंपनी, आई शुड सी सम 3-4 रिपोर्ट्स फॉर श्योर, मे बी ऑन अ डेली बेसिस। मेरी कैश की पोजीशन, मेरे आउटस्टैंडिंग की पोजीशन, आउटस्टैंडिंग में जो ओवरड्यू है और प्रॉब्लमेटिक है वो क्यों और क्या है उसका डिस्कशन, मेरे सेल्स रिलेटेड नंबर्स, ये सारी चीजें उन्हें देखते रहनी चाहिए कंटिन्यूस। दैट गिव्स यू यू नो पावर टू टेक डिसीजंस। एंड अगेन आई विल गिव यू एग्जांपल फॉर दैट। वी वर्क फॉर अ कंपनी जिनके यहाँ पे, सो दे वर इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। ओके, वो लोग सिस्टम्स ट्रेडिंग में थे, सिस्टम्स परचेस करके बाय करते थे, सॉरी बाय करके सेल करते थे। तो व्हेन वी एक्चुअली सॉ दैट, वो लोग पर ऑर्डर परचेस करते थे। अभी उन लोगों को महीने में जो परचेस वो लोग का होता था, वो कुछ 200 यूनिट्स, 250 यूनिट्स का होता था, 300 यूनिट्स कभी, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम एंड सीजनैलिटी। हम लोगों ने क्या किया, वो डेटा को थोड़ा सा परचेस करके, सॉरी जनरेट करके एनालाइज किया। हम लोगों ने देखा कि उनका एवरेज इज 300 यूनिट्स पर मंथ, विच इज अप्रोक्सीमेटली 3600 यूनिट्स पर एनम। ऐसा 3 साल से चल रहा था, जो कंटिन्यूस ग्रोइंग था। सो पहले साल में उनका कुछ 3000 था, फिर 3200 हुआ, फिर 3400 हुआ, 3600, 3700 था। एंड when I was reviewing that in front of him only, we saw approximately 19 clients standing in a queue, जिनका परचेस वो महीने के लिए 1200 पे जा रहा था, 1200 यूनिट्स के लिए। 1200 यूनिट्स। हाँ, तो वो जो प्रोडक्ट बेचते थे उसका। सो अभी यहाँ पे कैसे हुआ कि वो जब बाय करता था तो 10 यूनिट ले रहा है, 15 यूनिट ले रहा है, 30 यूनिट ले रहा है, ऐसे उसका मतलब पैटर्न था। पैटर्न। तो वो 30 यूनिट परचेस करने के लिए उसको एक एक्स रेट था और एक्स डेज का क्रेडिट मिलता था, या कभी कभार कैश पे परचेस करना पड़ता था। जब हम लोगों ने उसके साथ नंबर्स लेके बात की, उसे ये पता चला कि हिज परचेस पोटेंशियल इज ह्यूज। आइडियली हम लोग ने उसे कुछ टिप्स दिए, वो लेके वो नंबर्स बेसिस पे वो वेंडर के पास चला गया, एंड ही कुड एक्चुअली रिड्यूस द कॉस्ट बाय 7 to 10%। क्योंकि उससे उसने फ्यूचर परचेस भी प्रॉमिस किया कि मैं इतने का अगर सेल करता हूँ तो मैं मुझे ये रेट चाहिए। सो ही कुड एक्चुअली डिमांड द रेट, जो वो रेट नहीं डिमांड कर पा रहा था क्योंकि उसे नंबर ही पता नहीं। ही कुड इंक्रीज हिज क्रेडिट डेज। सो उसको जो 15 डेज का क्रेडिट था वो 25 डेज पे चला गया। उसका जो क्या बोलते हैं उसे, रेट था वो 100 रुपया, तो उसका 93 के बीच में बार्गेन पावर उसको की। और मार्केट रेट कितना भी, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट फ्लक्चुएट्स विद इन 15 डेज, उसका वो एक रेट फिक्स हो गया जो उसका 3-3 महीने के लिए स्टैंडर्ड हो गया। तो मार्केट कितना भी ऊपर जाए उसको वो एक 3 महीने का ही, ज्यादा नहीं हो सकता, तो लेकिन 3 महीने की उसको उसको रेट श्योरिटी मिली। एंड देन ही कुड एक्चुअली फिगर आउट कि उसका प्रॉफिट कितना बड़ा मूव हो रहा, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसका रेट फिक्स है। अब रेट फिक्स्ड है। उसका प्रेडिक्शन एक्यूरेट होने लगा, क्योंकि उसे पता है कि मुझे कब क्या कैसे बाय करना है। दूसरा प्रॉब्लम उसका था, उसके पास एक ही वेंडर था ये करने के लिए। व्हेन ही सॉ दीज नंबर्स, ही स्टार्टेड एक्चुअली मूविंग टू 2 अदर वेंडर्स। हर एक के साथ उसने डील की, तो उसके पास बैकअप प्लान आया। मल्टी वेंडर पॉलिसी हाँ। इसे। तो दैट हेल्प्ड हिम व्हेन ही स्टार्टेड सीइंग द रिपोर्ट्स। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, देयर आर मल्टीपल सच। एक नंबर्स की ऊपर कितनी कैलकुलेटिव करके भी हमको पता चल जाए, मतलब कितनी ग्रोथ पोटेंशियल हुई जो उनको पता ही नहीं था। एंड यू गाइस मेक देम रियलाइज कि व्हाट नंबर गेम इज, हाउ नंबर गेम इज इम्पोर्टेंट। कैसे होता है कि मैनेजमेंट उनका काम ढंग से कर रहा है, उनकी टीम भी ढंग से काम कर रही है, लेकिन वो लोग अगर सिंक में नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या एक्शन लेनी है,
तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आइडियली ये रिपोर्ट और डैशबोर्ड सिर्फ देखने भी नहीं है, वो डिस्कस भी करने पड़ते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज में रिपोर्ट हेवायत नहीं बोल सकता, इरेडिक पैटर्न रहता है देखने का। आज मुझे लगा मुझे ये देखना है तो मैं देखूंगा। आज मैंने आउटस्टैंडिंग जनरेट कर लिया, मैंने देखा, टीम पे चिल्लाया कि अरे इतना आउटस्टैंडिंग है, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, अगले महीने पगार नहीं दूंगा, बस। फिर एक महीना कुछ नहीं होता उसके ऊपर, अगले महीने में वापस पुल करूंगा, वही सिचुएशन, क्योंकि कुछ सोल्यूशन निकला नहीं, एक्शन निकली नहीं, क्योंकि डिस्कशन हुआ ही नहीं। तो आइडियली रिपोर्ट और डैशबोर्ड्स का पर्पस ये होता है कि द मैनेजमेंट एंड टीम्स आर टॉकिंग अबाउट दोज नंबर्स, ये क्यों हुआ, इसे कैसे इम्प्रूव किया जाए। और कम्युनिकेशन और वो रिपोर्ट और डैशबोर्ड जो होता है उसके बीच में जो होता है ना वो कभी भी मैनुअल नहीं होना चाहिए। सो मैनुअल नंबर्स अपडेट नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। यू हैव टू यूज टेक्नोलॉजी सो दैट टेक्नोलॉजी वो कैप्चर करे, वो नंबर्स ऑटोमेटिकली सिस्टम में जाए और रिपोर्ट जनरेशन भी ऑटोमेशन पहले तो आप कैसे भी मैनिपुलेट कर मैनिपुलेट कर सकते हो। यस, सो दैट शुड नॉट हैपन। एंड अगेन लाइक ही सेड कि डिस्कशन होना भी बहुत जरूरी है। डिस्कशन ही नहीं होगा तो रिपोर्ट्स देख के करूँ क्या मैं? मीन टेक्नोलॉजी तो चाहिए। Yes, nowadays it is required. If you want to grow, you need one. Yes, we have to the communication होना चाहिए, टेक होना चाहिए, what should be there? Reports होने चाहिए Reports होने चाहिए। and a structured process. और इसमें से एक चीज ना हो तो डिसबैलेंस मान लेना चाहिए। मान ही लेना चाहिए, हो सकता है। हो सकता है। अच्छा, इट कैन बी एंड इट डिपेंड्स नो कि काम क्या है, कैसा है। कोई कंपनीज लकी होती है जिनको लीड मैनेजमेंट की अलग से जरूरत ही नहीं पड़ती, उनके पास फ्लो आते रहता है कस्टमर का, उनको आगे का मैनेज करना होता है। सो दीज आर नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल्स, दीज आर जेनेरिक प्रॉब्लम्स विच इंडस्ट्रीज आर फेसिंग और कैन फेस। अभी हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में भी हम लोग ये हर चीज को फेस करके सीखते सीखते ही ग्रो कर रहे हैं। है ना सर, आप लोग कभी प्रॉब्लम आई नहीं है बिकॉज यू आर द प्रॉब्लम सॉल्वर। नहीं लेकिन हम लोगों को प्रॉब्लम आएंगे नहीं तो हम लोगों को सोल्यूशन कैसे सोचेंगे? हम लोगों को पहले प्रॉब्लम आना चाहिए। इट इज इजी फॉर यू गाइस नो टू एक्चुअली एनालाइज की प्रॉब्लम ये है, तब हमको इस पे काम करना है। समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी दैट वे, क्योंकि फिर आप हर एक सिचुएशन तो को सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढ, नहीं है तो भी प्रॉब्लम ढूंढ रहे और वैसे भी नहीं है। हाँ। Nice. तो तीन नहीं चार चीजें इंपॉर्टेंट है जो इस पॉडकास्ट से मैन्युफैक्चरिंग को खास सीखना चाहिए, विच इज कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट एंड मतलब इंटर कम्युनिकेशन। वो डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन तो होता है बट इंटर डिपार्टमेंट नहीं होता है। एंड टेक्नोलॉजी एडेप्टिबिलिटीज होनी चाहिए एटलीस्ट स्टार्ट होना चाहिए। इन्वेंटरी होनी चाहिए, हाँ, इन्वेंटरी पे और वो कैसा होना चाहिए, कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेटर सॉल्यूशंस। नाइस, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस। थैंक यू मैम।